इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स, आज हम टॉपिक ले रहे हैं लेंस मेकअप फॉर्मूला। और लेंस मेकअप फॉर्मूला में हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने स्फेरिकल सरफेसेस में, कनकेव एंड कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेसेस में यूज़ किए थे। तो स्फेरिकल सरफेस के लिए जो डेरिवेशन निकला था वो रिजल्ट जो है वो हम यहाँ अपनी इस डेरिवेशन में यूज़ करेंगे लेंस मेकअप फॉर्मूला की। लेकिन अजम्पशंस क्या हैं, पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। मोर और लेस अजम्पशंस सिमिलर हैं जो हमने स्फेरिकल सरफेसेस में ली थे। लेट अस टेक देम वन बाय वन। लेंस इज़ थिन, लेंस बहुत छोटा है, यानी पोल एंड ऑप्टिकल सेंटर जो है वो दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। ऑप्टिकल सेंटर होता है मिड ऑफ द लेंस, मिडल पार्ट जो है, मिडल प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट से पास करे और जो एग्जैक्टली बाइसेक्ट हो रहा हो उसे ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। इसको एक और तरीके से भी डिफाइन किया जाता है कि सपोज इफ़ यू हैव दिस लेंस एंड यू आर इंसिडेंटिंग अ सर्टेन लाइट एट सर्टेन एंगल, आपने इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट राइट है, एंड व्हेन इट विल एंटर in the lens it will deviate from its normal path, but when emerge out the emergent ray will be parallel to the incident ray. If this is the situation, then the point where it will cut the principal axis, so मान लीजिए एक्स एंड वाई ये प्रिंसिपल एक्सिस है और प्रिंसिपल एक्सिस पे आपने इंसिडेंट रे कुछ इस तरह से करा है कि इमरजेंट रे इंसिडेंट के पैरेलल हो गई, तो जिस पॉइंट पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है उस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर का ये भी डेफिनेशन है, और यहाँ पर भी हम ये भी कह लें कि नॉर्मल आपने परपेंडिकुलर डाल दिया एग्जैक्टली मिड में, तो उसे भी आप प्रिंसिपल एक्सिस बोल सकते हो। बट हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारा, सॉरी उसे ऑप्टिकल सेंटर बोल सकते हैं, तो हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हमारा ऑप्टिकल सेंटर और पोल जो है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं। इसीलिए जो भी ऑब्जर्वेशन हमें ऑप्टिकल सेंटर से लेनी थी वो अगर हम पोल से भी ले लें तो इट इज़ सेम थिंग। अपर्चर ऑफ द लेंस इज स्मॉल, अपर्चर छोटा है लेंस का। अगर अपर्चर छोटा है तो इसका मतलब जो भी नॉर्मल आपको डालने चाहिए थे वो भी क्या हो गए, वो पॉइंट पी के काफ़ी क्लोज हो गए। और आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल अल्फ़ा बीटा गामा जो कि ऑब्जेक्ट बना रहे थे एंगल, वो भी कैसा होगा, वो छोटा होगा। ऑब्जेक्ट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप यूज़ कर रहे हो उसकी कोई हाइट नहीं है, डायमेंशन नहीं है, वो पॉइंट साइज्ड है। एंड इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे मेकिंग ए स्मॉल एंगल विद द नॉर्मल ऑफ द लेंस, और नॉर्मल ऑफ द लेंस के साथ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे स्मॉल एंगल बनाती हैं। स्मॉल एंगल का पर्पस और बेनिफिट ये होता है कि जहाँ पर भी कहीं पर भी अगर आपको साइन आई आएगा तो उसको सिमिलर टू आई बोल सकते हो, साइन आर आएगा तो सिमिलर टू आर बोल सकते हो। वही अजम्पशंस हैं जो हमने स्फेरिकल सरफेसेस में ली थी, तो ऑलमोस्ट सेम है। इनफैक्ट हमें स्फेरिकल सरफेस दोबारा ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें डायग्राम समझने की बहुत ज़रूरत है। तो ये मैंने एक रफली लेआउट बनाया हुआ था, इसके अंदर मैं नाम देती हूँ। डायग्राम भी बहुत इजीली बन जाता है, तो अगर मैं एंड में हमारे पास थोड़ा टाइम होगा तो हम इसको दोबारा से प्लॉट करके दिखाऊंगी बहुत ही ईजिली, जैसे हमने स्फेरिकल सरफेस के लिए बनाया था। बट अभी आपको नीटली समझ में आए तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी बना के रख लिया। तो ओ यहाँ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा है, पॉइंट साइज है। लाइट रेडिएशन स्ट्रेट जाएगी, कहाँ से जा रही है, रेयरर मीडियम से, μ1 इज़ योर रेयरर एंड दिस ग्लास, तो ये हो गया μ2 सरफेस हो गया। तो दिस μ2 सरफेस इज़ हैविंग ए डेंसर मीडियम, एंड देन दूसरी साइड भी हमारे पास रेयरर मीडियम, तो इस तरफ भी हम बोल देते हैं μ1। तो लाइट गोइंग फर्स्ट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जब आप रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हो तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड होते हैं। तो हमने नॉर्मल भी बनाने हैं अब, तो अब हमारे पास दो कर्व्ड सरफेसेस हैं, एक तो कन्वेक्स सरफेस यहाँ पर है और एक कन्वेक्स सरफेस हमारा यहाँ है। तो जो ये वाला सरफेस है इसके लिए आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाइए, तो डॉटेड लाइन से शो किया है। सो दिस इज़ योर, क्योंकि फर्स्ट सरफेस के लिए, सो वी आर कॉलिंग इट एट C1। N1 जो है आपका नॉर्मल, N1 कह देते हैं इसको, N1 C1 नॉर्मल हो गया। सेम ऐसे ही सेकंड सरफेस पे भी हमें नॉर्मल डालना, लेकिन नॉर्मल कहाँ डालें, जहाँ पर लाइट रेडिएशन बेंड होने के बाद पहुँची होगी। तो यहाँ पहुँच रही है तो यहाँ पर हमने फिर से एक नॉर्मल डाल दिया, इसको कहते हैं हम N2 एंड C2। C2 ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर है सेकंड सरफेस के लिए, सेकंड फेस के लिए, और C1 जो है वो फर्स्ट फेस के लिए। अब यहाँ से लाइट रेडिएशन पहले स्ट्रेट गई, अब नॉर्मल इधर है तो नॉर्मल की तरफ जाना तो स्ट्रेट चाहिए था, लेकिन वो बेंड हो गई कहाँ, नॉर्मल की तरफ, बिकॉज रेयरर से डेंसर जा रही है। अब जब डेंसर से वो बाहर निकलेगी तो देर विल बी अगेन डेविएशन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पाथ, लेकिन अब की बार क्योंकि डेंसर से रेयरर जा रही है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, यानी कि लाइट रेडिएशन को जाना तो चाहिए था सीधा, लेकिन ये फिर से बेंड हो गई और आपको यहाँ पर फाइनल इमेज मिल गई। फाइनल इमेज कहाँ मिली, यहाँ मिली। दिस इज़ द फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इस पोजीशन तक के डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से इसको हम V बोल देते हैं। ये
अच्छा ये नीचे वाला शो किया होता है, दिस इज़ वी। ऊपर वाले को हम आर बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात हो रही है, तो दिस इज़ सेंटर C1 से लेकर इसको कहते हैं R1। सो R1 हो गया आपका C1 तक, और नीचे वाला जो डिस्टेंस था I तक का वो हो गया V। ये फाइनल इमेज की पोजीशन है। लेकिन अगर लाइट रेडिएशन स्ट्रेट निकल जाती तो फिर इमेज बनती आपकी I डैश पे। इनफैक्ट होना ये चाहिए, हमें समझाते वक्त ये बताना बेटर होता है कि पहले सरफेस से बेंडिंग हुई और बेंडिंग होने के बाद जो फाइनल इमेज बनी वो I डैश पर बन गई। लेकिन वही इमेज बिहेव कर रही है एज एन ऑब्जेक्ट सेकेंड कर्व्ड सरफेस के लिए, और फिर दोबारा से एक बार डेविएशन हुई यानी कि बेंडिंग हो गई, एंड द फाइनल इमेज इज़ नाउ फॉर्म्ड एट आई। तो सेकेंड फेस के लिए, इस सेकेंड वाले फेस के लिए आपके पास इमेज कैसा बन रहा है, आई डैश जो था वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ दोनों सरफेस को अलग अलग कलर दिखा देती हूँ एक बारी। ये आपका फर्स्ट सरफेस है। फर्स्ट सरफेस के लिए नॉर्मल जो था मेरा ये वाला था, तो ये भी आपको क्लियरली रहे कि ये दिस इज़ द नॉर्मल फॉर द फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट नॉर्मल। देन सेकेंड सरफेस इज़ योर दिस वन, ऑरेंज कलर से दिखा दिया है, और उसके लिए जो नॉर्मल है वो सेकेंड सरफेस वाला ये है। तो अब दोनों नॉर्मल आपको क्लियर हो गए होंगे, लेकिन इमेज जो है कहाँ बननी थी, यहाँ बनी येलो वाले सरफेस के लिए, और ये आई इमेज जो बनी है ये फाइनल इमेज बनी है आफ्टर द डेविएशन फ्रॉम या रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकेंड सरफेस। तो सेकेंड नॉर्मल से जो फाइनल डिफ्रैक्ट करके या फाइनली जो हमें रिफ्रैक्ट करके जो इमेज मिली वो आपको यहाँ पर इमेज बना रही है। चलिए अब दोनों केसेस के लिए स्फेरिकल सरफेसेस का फॉर्मूला लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि क्या हमारा रिलेशनशिप आना चाहिए। तो हम पहले ले रहे हैं μ1 से μ2 की तरफ जा रहे हैं। तो हम कहाँ से जा रहे हैं, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर। जब हम रेयरर टू डेंसर जाते हैं तो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस का जो फॉर्मूला आता था वो होता था μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। ये हमारा नॉर्मल रिलेशनशिप। लेकिन अगर हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो अब हम देखते हैं इस फिगर के मुताबिक यहाँ पर क्या वैल्यूज़ आ जानी चाहिए। तो हमारी ओ अगर हमारा ऑब्जेक्ट था तो यहाँ ओ से लेकर ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस था यू, ये तो यू ही रहेगा। लेकिन ये यू ने इमेज बनाई थी I1 पे, और उसे हम कहते हैं V1 या V डैश कह दीजिए उसको, कि V डैश इमेज बन गई। तो अब अगर हम यहाँ देखें इसके अंदर वही वैल्यूज़ प्लेस करें तो μ2 और μ1 तो ठीक है हमारे पास क्लियर थे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि आप रेयरर से डेंसर पे जा रहे हो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू यहाँ R1 लेते, क्योंकि फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, पहले सरफेस की बात हो रही है। रेयरर से डेंसर पे जा रहे हैं और पहले सरफेस का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे और वो है R1। तो R1 ले लिया, और इमेज जो बनी थी वो थी V डैश। तो यहाँ V क्या हो गया, मेरा V डैश हो गया, और U आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब हम सेकेंड सरफेस से बाहर निकलेंगे तो आप डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हो, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। जब आप डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हो, फॉर्मूला अब हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे μ1 आ जाता है, μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू आना चाहिए। लेकिन यू कौन सा, यू ये आई डैश ही तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है सेकेंड सरफेस के लिए। तो वी डैश जो है वो आपके लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा, एंड द फॉर्मूला इज μ1 माइनस μ2 बाई R2। क्योंकि अब सेकेंड सरफेस से हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे वो हम सेकेंड सरफेस का लेंगे। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज़ योर सेकेंड इक्वेशन। ऐड दीज टू इक्वेशन, हमें दोनों को ऐड करना है, ऐड 1 and 2। सो यू मे नोटिस कि μ2 बाई V1 V डैश जो यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पर प्लस है, तो जब आप ऐड करोगे दिस टू विल बी कैंसिलिंग ईच अदर एंड यू आर लेफ्ट विद μ1 बाई वी माइनस μ1 बाई यू। On the other side you will get μ2 minus μ1। μ2 minus μ1 को मैं बाहर निकाल लेती हूँ, यहाँ μ1 minus μ2 है तो this will become negative when you will take it out common। So you are left with 1 by R1 minus 1 by R of 2। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है लेंस मेकर के लिए। इसे आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे पास रिलेशन आया था, इसमें से μ1 कॉमन लेकर we will take it on the other side। You are left with 1 by V minus 1 by U is equal to μ2 by, मैं इसे हटा ही देती हूँ, नाउ ये रिलेशनशिप इज क्लियर, μ2 बाई μ ऑफ 1 माइनस ऑफ 1 एंड 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R of 2। दिस μ2 बाई μ1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज μ माइनस 1।
सो अगेन R1 माइनस 1 बाय R(2). ये रिलेशनशिप हमारे पास आता है। नाउ वी कैन टेक इफ़ u इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे हो देन v कहाँ होता है, फाइनल इमेज कहाँ बनती है, फोकल लेंथ पे। तो फाइनल इमेज जो बनी है वो कहाँ बन रही है, फोकल लेंथ पे तब बननी चाहिए अगर आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड हो, इन्फिनिटी प्लेस्ड हो। तो हम ये दोनों चीज़ें यहाँ इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो वी आर लेफ्ट विद 1 बाय एफ माइनस 1 बाय इन्फिनिटी म्यू माइनस 1 बाय R(1) माइनस 1 बाय R(2). तो ये रिलेशनशिप हमारे पास फाइनल या फिर आप 1 बाय इन्फिनिटी को इज 0 वी नो दैट, तो हमारे पास फोकल लेंथ का रिलेशनशिप आ गया म्यू माइनस 1 एंड 1 बाय R(1) माइनस 1 बाय R(2). और अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करें तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है जिसको हम थिन लेंस फॉर्मूला भी कहते हैं। If we compare this one, this is your you may say second equation, third equation, and this is your fourth. So if we compare third and fourth by comparing third and fourth, we will have 1 by f is equal to 1 by u, 1 by v minus 1 by u. This is the relation. And इसी फॉर्मूले को हम लेंस फार्मूला भी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज थिन लेंस फार्मूला, लेकिन जो पहले हमने निकाला विच इज़ दिस वन इज़ कॉल्ड एज लेंस मेकर फार्मूला। तो दिस इज़ योर लेंस मेकर फार्मूला एंड दिस इज़ योर लेंस फार्मूला। नाउ ये सेम डेरिवेशन विद द सेम ऑब्जर्वेशंस हम कर सकते हैं कॉन्केव लेंस के लिए भी। तो यहाँ मैंने फिगर कॉन्केव लेंस के लिए बना के रखा जिसमें ऑब्जेक्ट यहाँ था, स्ट्रेट रेडिएशन गई, फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ एंड देन जब वो दूसरे सरफेस से बाहर निकलेगी अगेन रिफ्रैक्शन हुआ, तो फाइनल इमेज आपको आई पर मिली। लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट सरफेस को कंसीडर करते तो इमेज बन रहा था आई डैश पे, लेकिन ये आई डैश वॉज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दी सेकेंड इमेज, यानी फाइनल इमेज के लिए वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी। तो ये फाइनल इमेज है तो इसे हम कहते हैं वी, और आई डैश तक का जो डिस्टेंस था उसे हम कहते हैं वी डैश, और ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसे तो हम यू ही बोलते हैं। ये सभी माइनस कन्वेंशन के साथ चलेंगे। अब वैसे हम क्या करते हैं कि जनरली यहाँ पर हम कन्वेंशंस नहीं पुट करते और इनका सिग्निफिकेंस भी नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। हमने पूरा प्रॉपरली जो फार्मूला यूज़ किया, पहले हमने स्फेरिकल सरफेस, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस का जो फार्मूला यूज़ किया है उसमें ऑलरेडी कन्वेंशन यूज़ हो चुकी है। तो एक ही डेरिवेशन में, जैसे ये जो फार्मूला था इसके अंदर ऑलरेडी कन्वेंशंस यूज थी, तो एक ही डेरिवेशन के अंदर आप 2 बार कन्वेंशन नहीं यूज़ करते। तो हम यहाँ पर हमने कोई कन्वेंशन यूज़ नहीं की, यहाँ पर हमने यू वी वी इनका जो वैल्यू था वो एज इट इज़ रखा है, उनके कन्वेंशन के साथ नहीं रखा, क्योंकि ये जो डेरिवेशन आया था ये यूजिंग कन्वेंशन ही निकला है। तो हम दोबारा कन्वेंशन इसमें नहीं लगाते हैं और सिंपली उसमें वैल्यूज़ प्लेस करते हैं, यू वी एंड वी डैश की वैल्यूज़ पुट करके उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये कन्वेंशंस अब शो करने की ज़रूरत नहीं है, शो कर भी दो तो कोई बात नहीं, बट हमें यूज़ नहीं करनी है। सो नेक्स्ट अब हम इसका कुछ कंक्लूजन पार्ट्स निकाल लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स हैं फ्रॉम द डेरिवेशन। नाउ फ्रॉम द लेंस फार्मूला, दिस फार्मूला इट कैन बी कंक्लूडेड the focal length is inversely related to the refractive index if the lens is immersed in liquid then। तो हम यहाँ केसेस काउंट करेंगे। एक केस पहला ले रहे हैं कि अगर लेंस जो है इमर्ज हो जाए लिक्विड के अंदर तो क्या फ़र्क पड़ेगा। फॉर्मूले से तो हमें यहाँ निकाल सकते हैं, कंक्लूड कर लिया हमने कि फोकल लेंथ जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो म्यू के साथ एफ का इन्वर्स रिलेशनशिप है। लेकिन अगर हम इस पूरे लेंस को पानी में इमर्ज कर दें तो फ़र्क क्या पड़ेगा। एज वी नो फॉर्मूला भी हमें बता रहा है, रादर हम एफ को यहाँ ये भी लिख सकते हैं, जो रिलेशनशिप है दिस इज़ फ्रॉम गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास। लेकिन अगर अब आप इसे लिक्विड में इमर्ज कर दोगे तो फिर सेकेंड मीडियम क्या हो जाएगा, हमारा एयर नहीं रहेगा, वो लिक्विड हो जाएगा। तो अगर एक तो फॉर्मूला हो गया एयर टू ग्लास में जाने वाला एंड आपके पास रिलेशनशिप आता है R1 माइनस 1 बाय R(2). लेकिन इसको हम F कह दें, फर्स्ट था प्राइमरी, F डैश कह देते हैं उसको जहाँ पर लिक्विड से ग्लास में जा रहे हैं आप, क्योंकि अगर आपने पानी में डिप कर दिया है लेंस तो अब लाइट रेडिएशन वाटर से ग्लास में एंटर करेंगी और वहाँ से आप लेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पानी में जाने पर भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर हम ये रिलेशनशिप देखें और इन दोनों का रेशो लें तो यू विल गेट F डैश बाई F। मैंने F डैश मतलब दिस रिलेशन 1 बाय F डिवाइडेड बाय 1 बाय F डैश किया था, लेकिन F डैश ऊपर आ गया
तो 1/f इज इक्वल टू व्हाट, म्यू g माइनस 1 एंड दिस रिलेशनशिप इज म्यू लिक्विड टू ग्लास माइनस 1। सो ये फॉर्मूला लिख दिया। और 1/r1 माइनस 1/r2 तो है, कॉमन है, ये कैंसिल हो जाते हैं, तो इनको नहीं लेना, लेकिन अब हमने ये रेशियो लेना है। एंड वी नो कि म्यू एयर टू ग्लास का कितना होता है, 1.5 होता है, -1। और लिक्विड टू ग्लास के लिए हम क्या लिखते हैं, म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ लिक्विड। लिक्विड टू ग्लास के लिए 1.1, जिसको हम एक्चुअल में 9/8 बोलते हैं। तो म्यू ऑफ वाटर अगर हम ले लें तो म्यू ऑफ वाटर टू ग्लास के लिए होता है 9/8। सो मैंने यहाँ लिक्विड को वाटर ही आपने इसमें बोला भी है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द इमर्स्ड इन द लिक्विड, एंड इफ द लिक्विड इज वाटर, तो वाटर के केस में जहाँ हम ले रहे हैं इमर्स्ड इन वाटर, तो वाटर अगर हम ले लेते हैं तो देन यू कैन राइट 1.1 -1। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर आपके पास आता है 0.5 एंड नीचे 0.1। सो सिंपली वी कैन सी दैट एफ डैश इज ग्रेटर देन एफ। तो एक्चुअल वैल्यू जो थी फोकल लेंथ की, एफ डैश जो है वो एफ से, यानी ओरिजिनल फोकल लेंथ से एफ डैश बड़ा हो गया। और यही चीज़ हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि इफ़ म्यू लिक्विड जो है लेस देन द लेंस हो, जैसे वाटर है, वाटर लेस देन है, तो केसेस 3 बनते हैं कि जहाँ पर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो, जहाँ पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा हो, और एक तीसरा केस जहाँ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वाला केस आता है वाटर। तो जब हमने कम लिया तो आपने एफ ऑफ लिक्विड जो है वो ग्रेटर देन एफ ऑफ एयर हो गया, यानी कि लिक्विड में डालने के बाद फोकल लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और अगर फोकल लेंथ बढ़ती है तो पावर क्या हो जाती है, पावर डिक्रीज हो जाती है, पावर विल डिक्रीज, पावर विल डिक्रीज। वैसे यहाँ मैं बता दूँ, मैंने राउंड अप करके लिख दिया था, बट एक्चुअल जो वैल्यूज़ आती हैं ये 4:1 आता है रेशो। क्यों 4:1 आएगा, क्योंकि ऊपर ग्लास के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं 3/2 और वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं 9/8। तो यहाँ मैंने 9/8 लिख दिया वाटर टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो मैंने उसको सिंपली लिख दिया 1.1, आगे तक नहीं लिया डेसिमल प्लेसेस, तो इसीलिए ये 0.5 के करीब आ गया। और यहाँ 0.1 जो कि आपको 5:1 रेशो दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर हम यहाँ 9/8 पुट करें, ऊपर 3/2 पुट कर दें, तो इट विल बी कमिंग आउट एज 4:1। तो फिर 4:1 आ जाएगा। जनरली पेपर में क्वेश्चन यही पूछते हैं कि इट विल डिक्रीज और इंक्रीज क्या होगा, तो पावर डिक्रीज हो जाती है, लेकिन फोकल लेंथ क्या कर रही है, वो इंक्रीज हो रही है। सो हमें सिर्फ यही बताना होता है, जिसको आप ऐसे भी प्रूव करके दिखाएंगे तो इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपसे बिल्कुल वैल्यूज़ दी हुई हों वहाँ क्वेश्चन के अंदर और फिर डराइव करने के लिए बोला हो, जैसे यहाँ तो अप्रॉक्सीमेशन में बहुत ही क्लियर आंसर आ गया, लेकिन अगर आपको उस वैल्यू के अकॉर्डिंग करना हो देन यू हैव टू यूज़ दोज वैल्यूज़ ओनली। सो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो फिर फोकल लेंथ क्या हो, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल हो जाए तो फॉर्मूला अगर हमारे पास था म्यू -1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिक्विड का और जो दूसरी बॉडी है यानी ग्लास है, उन दोनों का अगर सेम है तो उस वक्त ये वैल्यू 0 हो जाती है। इनफैक्ट मैं यहाँ पर पहले पूरा फॉर्मूला लिख दें, R1 माइनस R(2). दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर लिक्विड की बात कर दें, एफ डैश की बात कर दें, तो ये रिलेशनशिप आ जाना चाहिए था लिक्विड टू ग्लास। लेकिन लिक्विड टू ग्लास का जो फ्रैक्शन लेते हैं, पिछले फॉर्मूले में अगर हम देखें तो हमने फ्रैक्शन लेना था यहाँ पे ग्लास बाय लिक्विड, लेकिन ग्लास और लिक्विड बराबर हो गए, तो इसका मतलब म्यू यहाँ लिख देते हैं, म्यू ऑफ लिक्विड टू ग्लास को हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ लिक्विड। लेकिन म्यू ऑफ ग्लास और म्यू ऑफ लिक्विड अगर इक्वल हो जाएं तो दिस वैल्यू विल इक्वल टू 1, और अगर ये 1 है और आप यहाँ 1 पुट करते हो, 1 माइनस 1 विल बी 0, तो ये जो डिनोमिनेटर फैक्टर था ये 0 हो गया। तो आपके पास बचा एफ डैश बाय एफ इज इक्वल टू सम वैल्यू डिवाइडेड बाय 0। तो ऊपर जो म्यू -1 ये तो बचेगा, लेकिन नीचे वाली वैल्यू 0 हो रही है, तो यानी कि एफ क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। एफ इन्फिनिटी हो गया तो पावर क्या हो गई, 0। यही हम यहाँ पर कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर लिक्विड ज़्यादा हो, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, तो फिर आपका एफ जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी तब आपका जो ये रेशो है एफ बाय एफ ये लेस देन 1 आ जाएगा। अभी क्या सिचुएशन थी, हमारे पास ये ग्रेटर देन 1 आ रहा था जब हमने लिक्विड को ज़्यादा माना था, सॉरी लेंस को ज़्यादा माना था, लिक्विड को कम माना था। लेकिन जब आप अपोजिट लोगे तो दिस लिक्विड बाय ग्लास का जो रेशियो आ जाएगा ये बड़ा आ जाएगा और वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी, और फिर नीचे का डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा हो जाएगा एंड दिस वैल्यू विल डिक्रीज़। एंड अगर ये वैल्यू डिक्रीज़ कर जाती है तो लेस आने के बाद आपका एफ डैश जो है वो लेस देन एफ हो जाता है।
दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एफ डैश विल बी नेगेटिव इन दैट केस, इट विल बिकम नेगेटिव। वाई नेगेटिव? क्योंकि जब आप रेशो लोगे, जैसे कि हमने कहा था लिक्विड टू गैस हम ले रहे थे, तो लिक्विड टू ग्लास ले रहे थे, तो ग्लास बाय लिक्विड लेते हैं, लेकिन अब हमारा लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और ग्लास का कम है, यानी लेंस का कम है। तो लेंस का कम है तो ये फ्रैक्शन जो है वो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी विच विल हैव द लेस वैल्यू। और जब इस वैल्यू को आप वापस इस फॉर्मूले में पुट करोगे विच इज़ 0 पॉइंट समथिंग, तो दिस विल गिव यू द नेगेटिव। तो 1 में से अगर आप 0 पॉइंट समथिंग सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो नेगेटिव वैल्यू सस्टेन करेगी। सो ये पूरा फ्रैक्शन आपका उस केस में नेगेटिव हो जाता है और इस वजह से आपको फोकल लेंथ जो है वो माइनस में मिल जाएगी। तो अगर फोकल लेंथ नेगेटिव आ गई यानी आपका कन्वेक्स लेंस जो था वो अब कॉन्केव लेंस की तरह बिहेव करना शुरू हो गया। जैसे कि एयर बबल होते हैं वाटर में, वो बिहेव करती हैं कॉन्केव लेंसेज की तरह बिहेव करती हैं। कॉन्वेक्स शेप में होती हैं मगर बिहेव करती हैं कॉन्केव लेंसेज की तरह। लेंस फॉर्मूले को थोड़ा और फर्दर आगे एक्सटेंड करते हुए हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन पॉइंट्स निकाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर डबल कन्वेक्स लेंस हो तो R1 कन्वेक्स लेंस कहता है R1 आपका पॉजिटिव हो जाएगा और R2 हो जाएगा नेगेटिव। फिर से मैं इसको देखती हूँ, डबल कन्वेक्स लेंस मीन्स दिस। तो ये वाला सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको मिलेगा इस साइड, तो ये हो गया R1 कैपिटल R1। और इस वाले सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर मिलेगा आपको उस तरफ विच इज़ योर, अच्छा ये फर्स्ट सरफेस हम ये ले रहे हैं तो ये R1 और ये R(2). तो R1 हमारा पॉजिटिव हो गया क्योंकि वो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और इसी डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो जिस डायरेक्शन में आप जाते हो उसी डायरेक्शन का कंपोनेंट प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया, लेकिन R2 क्या हो गया माइनस। और अगर ऐसा होता है तो फिर आपका फोकल लेंथ का जो रिलेशनशिप है μ-1 वो हो जाएगा 1/R1 + 1/R(2). तो डबल कन्वेक्स लेंस के लिए यूजिंग दी कन्वेंशन आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, लेकिन अगर हम कॉन्केव लेंस ले लें तो फिर उस केस में आपके पास पूरा ही रिलेशनशिप माइनस में आ जाएगा, यानी कि फिर R1 भी नेगेटिव, R2 तो है ही नेगेटिव, फॉर्मूले में ही नेगेटिव था, और लेकिन R1 भी उस केस में नेगेटिव हो जाता है। और फिर अगर आप R1 कॉमन ले लें तो देन यू कैन अगेन राइट, मतलब R1 नहीं नेगेटिव सिंबल कॉमन ले लें तो फिर दोबारा रिलेशन ये बना लेकिन नेगेटिव से। और इन्हीं दोनों से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। सो फ्रॉम द लेंस फॉर्मूला यू आर गेटिंग, बट कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। सो ये पॉइंट भी मैंने लिख दिए हैं, फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बनाता है, लेकिन कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होता है और हमेशा ही वर्चुअल इमेज बनाता है। द फोकल लेंथ ऑफ द थिन लेंस इज लार्ज एंड थिक लेंस स्मॉल होती है। तो जितना ज़्यादा आप थिक लेंस लोगे उतना कम उसका फोकल लेंथ होगा, क्योंकि थिकनेस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप हम मानते हैं। तो अगर R1 और R2 दोनों इक्वल हैं और R के इक्वल हो जाए, मतलब दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर हम सेम मान लें, तो R एंड R आप यहाँ पे, जैसे मैं कन्वेक्स लेंस का एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ, तो कन्वेक्स लेंस के अंदर क्या होगा, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, R और R इक्वल हो जाएगा तो 2/R आपके पास बचेगा। एंड देन आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग म्यू इज इक्वल टू 1.5। अगर म्यू 1.5 है तो फिर आपकी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्वल आएगी। तो ये कुछ ऐसे वाइवा क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर पूछ लेता है कि अगर आपने दोनों डबलो कन्वेक्स लेंस लिया, दोनों के सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप 1.5 यूज़ करें तो फोकल लेंथ कितना होगा। तो बच्चा क्या करता है, वहाँ पेन पेपर लेकर सॉल्व करने लगता है। तो ऐसा नहीं है, ये तो क्विक क्वेश्चंस होते हैं, वर्बली आपको क्विकली आप इनके आंसर्स दे सकते हो, तो फोकल लेंथ इक्वल होगा। यही सेम चीज़ अगर हम कॉन्केव के साथ कर दें तो वो -R हो जाएगी, सिर्फ साइन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड नहीं। अगर ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम प्लेनो कन्वेक्स लेंस ले लें, यानी हमने प्लेनो कन्वेक्स लेंस ले लिया, तो एक साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया फर्स्ट सरफेस का। तो R1 अगर इन्फिनिटी हो जाता है उस सिचुएशन में, अगर और उस वहाँ पर भी आप म्यू जो है 1.5 ही ले रहे हो, तब आपका फोकल लेंथ 2f हो जाएगा। ये भी वाइवा क्वेश्चन है और क्विकली आपको पता होना चाहिए। हम कुछ भी कहें, ये कहें कि अगर हम फोकल लेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 यूज़ कर रहे हैं तो f जो है कभी भी R से लेस नहीं हो सकता। तो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं, जैसे आपने दोनों ने देखा, या तो इक्वल हो सकता है या ग्रेटर हो सकता है, बट कम नहीं हो सकता। तो फोकल लेंथ कभी भी R से कम नहीं होगा अगर आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 लिया है तो। सो दीज आर ऑल दी पॉइंट्स, कंक्लूजन पॉइंट्स इंक्लूडिंग। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, पहले मिरर फॉर्मूला के, लेंस मेकर फॉर्मूला के एंड कुछ स्फेरिकल सरफेसेस के, और फिर शुरू करेंगे हम लेंस फॉर्मूला। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।